हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटनॉमिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस प्रीलिम्स 2020 की टू द पॉइंट बुक लिस्ट। पूरी की पूरी करंटनॉमिक्स की टीम ने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी एफर्ट्स किए इस बुक लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और ये जो बुक लिस्ट आपको मिलेगी आपको आरएस प्रीलिम्स में 120 प्लस स्कोर करने के लिए काफ़ी अहम साबित होगी। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन आरएस प्रीलिम्स, ज़रूर देखें। ये दोनों वीडियो कॉम्बिनेशन में आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ स्किप करनी है। एनसीईआरटी का हम पूरा का पूरा एनालिसिस भी आपके सामने यहाँ रखने वाले हैं। किन किन चैप्टर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनपुट आउटपुट मेथड की जो मैंने बात की थी उसी पर यहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं। तो सब अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी बुक लिस्ट शेयर हम कर सके। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट बुक लिस्ट के इस वीडियो को। तो देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले आरएस प्रीलिम्स में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से हम बात करते हैं। आपका जो सिलेबस है विज्ञान एवं तकनीकी पोर्शन का, तो देखो उसको हम सेक्टर वाइज कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। ये एनालिसिस है आपके 2013, 2016 और 2018 के पेपर्स का। देन हम यहाँ पर बुक लिस्ट की थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, आप देखोगे यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में तैयार किया है। आपके सामने टेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन नंबर। इतना सटीक एनालिसिस हमने किया है। 2013 के अंदर क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, कौन से चैप्टर से पूछा गया, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 15 से। उस एनसीईआरटी का नाम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कौन से क्लास की एनसीईआरटी है, क्लास 12 की एनसीईआरटी। अब आप बोलोगे सर ये हमें किस टाइप से हेल्प करेगा। देखो, जब भी आप साइंस के सिलेबस की बात करोगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमें एनसीईआरटीज़ कौन कौन सी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी सबसे बेसिक बुक्स है जो आपको कवर करनी है। और आपने देखा होगा चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में एनसीईआरटी काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। लेकिन हम पहले यहाँ पर बात करेंगे स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के बारे में। मेंस का हम सेपरेट वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब देखो, यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल देखोगे 2018 का क्वेश्चन नंबर 85 जो पूछा गया था वो आप देखोगे चैप्टर 15 से आया था। कौन सी एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के उस चैप्टर का नाम क्या था। तो अब आपको करना क्या है, इन चैप्टर्स को थोरोली रीड करना है। कैसे रीड करोगे, जो जो चैप्टर्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे आप देखोगे कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर, बायोटेक प्रोसेसेस वाला चैप्टर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला चैप्टर, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस वाला चैप्टर। साथ में ये भी मेंशन किया है ये चैप्टर कौन सी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूँ, फिर सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक करता हूँ। जब आप अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखते हो तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, जो आपकी दैनिक या जीवनचर्या की जो विज्ञान है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। दूसरा आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में है। तीसरा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में है। चौथा आपका डिफेंस के बारे में है। पांचवा आपका नैनो के बारे में है। तो अब देखो, साइंस को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक हमारा बेसिक साइंस और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्ट। टेक्नोलॉजिकल पार्ट के अंदर आप देखोगे स्पेशली चाहे आपका आईटी हुआ, चाहे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, चाहे डिफेंस हुआ, चाहे नैनोटेक हुआ, इसका बेसिक्स हम अलग से कवर करेंगे और इसका करंट अफेयर्स अलग से कवर करेंगे। क्योंकि आप देखोगे जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी है उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जबकि नीचे वाला पार्ट आप देखोगे ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट, हेल्थ केयर वाला पार्ट, हिंदी में भी आप देख सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। उसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, ध्यान रखना साइंस की एनसीईआरटीज़ के अंदर आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन भी कवर किया गया है। साइंस की एनसीईआरटीज़ के अंदर आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन भी यहाँ पर कवर किया गया है। साथ में आपका बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट, ठीक है। उसके अलावा आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट, ये भी एनसीईआरटी में अच्छे से कवर है। फिर नीचे कुछ सेक्शन आप देखोगे जो स्पेशली किसका है, राजस्थान वाला पार्ट। इसको हम किसके थ्रू कवर करेंगे, राजस्थान के पोर्शन में हम कवर करेंगे। राजस्थान का एग्रीकल्चर, राजस्थान का हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इसको अलग से राजस्थान के पोर्शन में कवर करेंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट दिया हुआ है जहाँ पर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में,
ये जो पोर्शन हम कवर करेंगे ये पूरी तरह से करंट पर आपका आधारित होगा। राजस्थान में जो भी नई इन्वेंशंस की गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नए नए मिशन चलाए गए हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई है, चाहे आपकी वो जेनेटिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उनको यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। पहले आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है, देन आपको बुक लिस्ट पर जाना होगा, ठीक है। तो अब आपने डिवाइड कर लिया कि मेरा साइंस का पोर्शन है, मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो के अंदर लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेंगे। जो मेरा पहला वीडियो था वहाँ पर मैंने एनालिसिस करके बताया था, तो ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसमें आपको बेसिक साइंस भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी मिलेगा और थोड़ा बहुत राजस्थान के डेवलपमेंट्स वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब इन तीनों चारों सेगमेंट को हम कैसे कवर करें उसके लिए हम बुक लिस्ट देखेंगे यहाँ पर। अब आप देखो, सिलेबस आप हिंदी में भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं, दोनों में अवेलेबल करवाया है। बुक लिस्ट भी दोनों मीडियम के लिए आपको मिलेगी, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से आप देखोगे अब आपको पढ़ना क्या क्या है। जो मैंने आपको ये पूरी टेबल बनाई, इसका एनालिसिस आपको देखना है। मैं आपको इसका फैक्चुअल एनालिसिस दिखा देता हूँ। आप देखोगे 2018 का क्वेश्चन नंबर 83 और 2018 का क्वेश्चन नंबर 82। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। 2018 का क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। रेशे मतलब फाइबर का, ठीक है। नॉन सेल्यूलोज फाइबर का एग्जाम्पल कौन सा है, रेयन, लिनन, जूट और नायलॉन। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था, ये कहाँ से पूछा गया था, हमारी टेबल में आप देखोगे तो पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था आपकी क्लास 8 की NCERT, जिसमें चैप्टर दिया गया है नेचुरल फाइबर्स, उसमें भी चैप्टर नंबर 8 से। तो आपको क्या करना है, क्लास 8 की NCERT आप खोलोगे, उसके अंदर 8वां चैप्टर निकालोगे, जिसके अंदर चैप्टर मिलेगा नेचुरल फाइबर्स। ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना वहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, ये है क्लास 12 की NCERT से पूछा गया था 2018 में ही। क्वेश्चन नंबर 83 आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल है उसमें उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है। जो आपका टीवी रिमोट है उसमें कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है, एक्स रेज का, आपका अल्ट्रावायलेट का, गामा रेज का या इंफ्रारेड का। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो 12th की NCERT है उसका चैप्टर नंबर 8 दिया गया है, जिसमें नाम दिया गया है ई वेव्स के बारे में। वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये NCERT के सेलेक्टेड चैप्टर्स तो आपको रीड करने ही करने हैं। 2 और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। 2018 का क्वेश्चन नंबर 84 आप देखोगे, ठीक है। 84 अगर आप देखते हो क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। 84 क्या पूछा गया है, आपका जो कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतया किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। धातु मतलब किस मेटल की यहाँ पर लेपिंग की जाती है, आपका टिन का, आपका जस्ता, एल्यूमिनियम या सीसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर 84। आप देखोगे ये हमारा है, ये चैप्टर दोनों NCERTs के अंदर मिलेगा। क्लास 10th के अंदर भी है, क्लास 12th के अंदर भी है, जिस चैप्टर का नाम है कोरोजन और मेटल और नॉन मेटल, दोनों NCERTs के अंदर मिलेगा। उसके चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। 10th की NCERT में भी चैप्टर नंबर 3 है, 12th की NCERT में भी चैप्टर नंबर 3 है। वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, 2018 का ही क्वेश्चन नंबर 94 आप देख सकते हो यहाँ पर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखोगे 94 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था आपका कि मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है। ये पूछा गया था आपके सिंड्रोम से रिलेटेड कि आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। ये आपकी 11th की NCERT है, जिसका एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके चैप्टर नंबर 12 से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 11th की NCERT के चैप्टर नंबर 12 से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो अब आप बोलोगे सर आपने इतनी सारी NCERTs बता दी, अब हमें इसमें क्या क्या रीड करना है, ठीक है। ये जो एनालिसिस हमने किया है ये आप देखोगे इसके अंदर 2018 का भी मिलेगा, 2016 का भी मिलेगा और 2013 का भी आपको मिलेगा। आप घर जाकर RPSC की साइट से पेपर डाउनलोड करना और आप इसको टैली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं ताकि हम टू द पॉइंट आपको सारी की सारी चीज़ें दे पाएँ। अब आप देखो, अब आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइंस की तैयारी करने के लिए साइंस को 3 पार्ट में आपने बांट दिया। एक आपका बेसिक साइंस वाला पार्ट हो गया, एक आपका हो गया जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया और तीसरा आपका पार्ट हो गया करंट का पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट से आपको साइंस पढ़ना है। जो आपका बेसिक पार्ट है उसके लिए आपको पहली NCERT उठानी है
6 to 10 तक की एनसीईआरटी कैसे उठानी है। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की आपको बेसिक रीडिंग करनी है। 11th और 12th की आपको पूरी नहीं पढ़नी। 11th और 12th के जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हमने यहाँ पर डाले हैं, कम से कम आपको उनको रीड करना ही पड़ेगा। जैसे 12th में कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर आपको रीड करना पड़ेगा। 12th की एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आपको रीड करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, बायोटेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में है तो उसका बेसिक्स भी आपको क्लियर हो जाएगा। 12th की एनसीईआरटी से आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर रीड करना पड़ेगा। 12th की एनसीईआरटी से केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर रीड करना पड़ेगा। 11th की एनसीईआरटी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर रीड करना पड़ेगा। 12th की एनसीईआरटी से ही आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर रीड करना पड़ेगा। ठीक है, बायोटेक वाली मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा आप देखोगे 12th की एनसीईआरटी में न्यूक्लियर कंट्रोल वाला पार्ट भी आपको मिलेगा, उससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेसिक्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आपको 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आपको 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। माइक्रोब्स आपको 11th में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी चैप्टर हमने लिस्ट में बनाए हैं उनको आपको यहाँ पर रीड करना ही करना है। तो जब आप साइंस की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले तो आपको 6 to 10 तक की बेसिक एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी आपके सिर्फ प्रीलिम्स में मदद नहीं करेगी, मेंस के लिए भी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि प्रीलिम्स के लिए हमें अलग एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, दोनों के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। और 2018 का अगर आप मेंस का पेपर देखोगे, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित था वो पेपर। ठीक है, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित पेपर आया था। तो उसके अंदर आप देखोगे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल ब्लॉग बनाकर दिए जाते हैं, उनको भी आपको रीड करना है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे कि इस बार माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया मेंस के अंदर, तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर दिया गया था, वो भी आपको वहाँ पर रीड करना ही करना है। साथ में 11th और 12th की एनसीईआरटी के जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हमने यहाँ पर बताए हैं वो आपको रीड करने हैं। ये हमने पिछले 3 सालों का एनालिसिस करके निकाला है। कुछ बाकी जो चैप्टर्स हैं वो हम मेंस के अंदर कवर कर देंगे अगर मेंस में पर्टिकुलर कहीं से क्वेश्चन पूछा गया होगा तो। साथ में टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के लिए आप देखोगे हमने जो एनालिसिस यहाँ पर किया है उसके अंदर आप देखोगे जो राजस्थान में टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, अगर उनका बेसिक पार्ट तो आपका एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका बायोटेक वाली एनसीईआरटी है, बायोटेक्नोलॉजी क्लियर करेगा, आपका नैनोटेक वाली के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी क्लियर करेगा, और जो मैक्सिमम पार्ट आपको मिलेगा वो करंट अफेयर्स से आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख लेना उठाकर, मैक्सिमम जो नए नए इन्वेंशन होंगे, चाहे आरएनए वाला होगा, डीएनए वाला होगा, वो आपको करंट की न्यूज़ में मिलेंगे। ये कवर कराएगा हमारा करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल। हम पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स आपको कवर करवाएंगे, और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए वेबसाइट भी लेकर आ रहे हैं जहां पर सारा का सारा मटेरियल आरएस से रिलेटेड आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से टाइम के बाद आपको ये सारा का सारा मटेरियल, चाहे आपका नैनो टेक्नोलॉजी वाला हो, जो भी टू द पॉइंट मटेरियल होगा वो आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। बट थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना होगा, बट काफ़ी जल्दी हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन कवर किए, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन कवर किए। जनरल साइंस के लिए ये 11-12 के सेलेक्टेड चैप्टर, टेक्नोलॉजी के बेसिक पार्ट आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और जो करंट वाला पार्ट है वो आपको करंट टॉपिक्स प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो हम हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की, राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेशन, ट्रेडिशन और हेरिटेज। ठीक है, ये सबसे मेजर पोर्शन है जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है, हम क्या पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें। अब देखो, इस पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को, अगर आप रीड करते हो तो सिलेबस को रीड करते हैं आपको कितनी इजीली सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखो, मैं आपको सिंपल चीज़ें समझाता हूँ। सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, पहले बात की गई है राजस्थान के मेजर लैंडमार्क्स के बारे में, दूसरी बात की गई है मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में, फिर बात की गई है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, हिंदी में भी लिखा हुआ है आपका, यहाँ की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था और यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। अब देखो, जब भी आप राजस्थान की हिस्ट्री को रीड करते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट में बांटिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान के फेयर, फेस्टिवल, म्यूज़िक और डांसेस, तो इसको एक अलग से तैयार कीजिए कि राजस्थान के फेयर्स मैंने तैयार कर लिए, फेस्टिवल्स तैयार कर लिए, म्यूज़िक मैंने तैयार कर लिया, डांस मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, उसके अलावा आप
देखोगे राजस्थान के अंदर जो काफ़ी सारे लोक देवता लोक देवियाँ हुई है, यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजियस मूवमेंट्स चले हैं, यहाँ की आर्ट्स पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ के पर्वत है, यहाँ के स्मारक है, यहाँ का फ्रीडम मूवमेंट है, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स है। तो इनको अलग अलग पार्ट में आप बांटिए। कभी राजस्थान को एक साथ पढ़ने बैठोगे तो आपको काफ़ी बल्कि वाला पार्ट हो जाएगा। राजस्थान को आप छोटे छोटे टुकड़ों में रीड कीजिए। आज मैंने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ा, आज मैंने यहाँ के म्यूज़िक के बारे में पढ़ा, आज मैंने यहाँ के लोक देवियों के बारे में पढ़ा, लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। अभी आपके पास एनफ टाइम है तो आप इसको सेगमेंट में बांटोगे। अब आप बोलोगे सर सेगमेंट में तो बांट लेंगे, बुक हम कौन सी यूज़ करेंगे? अब मैं बताता हूँ। हिंदी मीडियम के लिए तो परफेक्ट बुक है। इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक बुक आपको नहीं मिलेगी। बुक्स काफ़ी सारी अवेलेबल है लेकिन उनमें काफ़ी सारी एरर्स हैं, तो मैं पर्टिकुलर बुक इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूँगा। तो पहले आप देखो, दोनों के लिए मैं उपाय बताता हूँ, दोनों किस किस टाइप से देखेंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के बाद अब आप देखोगे कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए जो हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, लक्ष्य राजस्थान के नाम से बुक आती है। थोड़ी सी मोटी बुक आती है लेकिन इसके अंदर राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी सारा का सारा पार्ट कवर है। यहाँ की ट्राइब्स के बारे में, यहाँ का कल्चर, यहाँ की वेशभूषा, आभूषण, यहाँ की पूरी हिस्ट्री, सब कुछ आपका लक्ष्य राजस्थान में कवर है। पर दिक्कत ये है, ये बुक सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। एक बार इसकी इंडेक्स में मैं दिखा देता हूँ। हिंदी मीडियम वालों को तो ये पढ़नी ही पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी तरीका बताऊँगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ईजिली आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाएंगे। देखो हिंदी में जो पहले इस बुक के आप इंडेक्स देखोगे तो पहले तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स का। फिर आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे सबसे पहले आपका राजस्थान का हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। राजस्थान में हिस्टोरिकल क्या क्या सोर्सेज मिलेंगे, यहाँ की एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताएं क्या क्या है राजस्थान के। अब जैसे इसको एक साथ पढ़ने का प्रयास ना करें, काफ़ी मोटी बुक है, समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो। जैसे राजस्थान के आपने दुर्ग देखना स्टार्ट किए, ठीक है, तो राजस्थान के दुर्ग के बारे में आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद देखोगे राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर या ओरिजिन ऑफ राजपूत से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर सारे के सारे वंश यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे राजस्थान की जितनी भी ब्रिटिशर्स के साथ संधियाँ थी या जितनी भी ट्रिटीज़ हुई थी वो भी यहाँ पर आपको मेंशन मिलेगी। उसके अलावा आप देखोगे राजस्थान के लोक देवता देवियाँ अलग से मिल जाएगा आपको, प्रमुख त्यौहार, मेले, यहाँ के सारे आंदोलन, यहाँ का यूनिफिकेशन, हर चीज़ यहाँ पर कवर की गई है, ठीक है। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान के बारे में। तो हिंदी मीडियम वालों को तो बुक पढ़नी है ये वाली, लेकिन एक साथ पढ़ने का प्रयास ना करें, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मैंने बताया था राजस्थान की हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ी है, तो सबसे पहले छोटे छोटे पोर्शन कवर करें हिस्ट्री की तरफ भागने से पहले। ये मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको 120+ लाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरी जेन्युइन एडवाइस है कि राजस्थान का हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, पहले उसके पीछे ना भागे, पहले छोटे छोटे पोर्शंस को आप कवर करें, ठीक है। छोटे छोटे पोर्शंस को आप कवर करेंगे, कोई पोर्शन आपका, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट पर जाना है, अगर आप जितना इनपुट देकर जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले तो फॉलो करेंगे आपका लक्ष्य राजस्थान, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक आती है, ध्यान रखना, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसके अंदर भी राजस्थान की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर है। राजस्थान बोर्ड की 4 बुक्स, 9th की, 10th की, 11th की और 12th की, NCERT नहीं बोल रहा, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को मैं बोल रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, ये आपका किसका पोर्शन कवर करेगी, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी वाला पार्ट यहाँ पर कवर करेगी। तो राजस्थान बोर्ड की पहले तो आपको क्या पढ़नी है, हिस्ट्री वाली सारी की सारी बुक्स कवर करनी है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के पास इतना ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। दूसरी चीज़, इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है, हिंदी का काम हो गया, लक्ष्य आपको पढ़ना है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उसके छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारा मैटर है, आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने प्रीलिम्स के हिसाब से भी और अपने मेंस के हिसाब से भी, ताकि आप आंसर्स में उसको यूटिलाइज कर सकें। और आपको राजस्थान बोर्ड की 9, 10, 11, 12 की बुक्स पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक और चीज़ बताता हूँ, जो बेसिकली कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी को भी रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो कर सकते हैं, यहाँ से छोटे छोटे पोर्शन आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल भी आपको
इनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएगा। बट हाँ, विद इन 1 मंथ का टाइम अभी हमें लगेगा ताकि हम सारी चीज़ें तैयार कर पाएँ जब तक हमारी वेबसाइट तैयार होती है। बट हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है, करंट नॉमिक्स की तरफ से आपको इसकी भी समरी मिलेगी। ठीक है, समरी का मतलब हम इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो कलेक्शन होगा काफ़ी अच्छा हमारा, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी टू द पॉइंट यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कवरेज हो चुके। और मैं काफ़ी सारी बुक्स है उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं है, काफ़ी सारी एरर्स है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, तो उन बुक्स को बताने से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, जो बुक्स ऑथेंटिक थी उन्हीं का मैं नाम यहाँ पर आपको लूँगा, और जो नहीं है उसका हम तैयार करेंगे। हमारी टीम इस पर काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, जल्दी हम इस सारी चीज़ों को आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप राजस्थान हिस्ट्री के बाद अब इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन पे आ जाइए। इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर हम 3 का बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। 3 ही आपका होता है। आपका सबसे पहले तो हो जाएगा प्राचीन काल, देन मध्यकाल, देन आधुनिक काल। इन तीनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन तीनों के लिए हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा सोर्स आपके लिए अवेलेबल है, कोई भी इश्यू यहाँ पर नहीं आने वाला। ठीक है, तो पहले मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। सिलेबस आप देखोगे, सिलेबस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ का आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के बारे में। ठीक है, जैसे मौर्य वंश के बारे में पूछ लिया, ठीक है, चालुक्य के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, वुमन की क्या कंडीशंस थी, वहाँ की राजस्व व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए, कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज़ थी। तो इनको कवर करने का मैं आपको एक्यूरेट सोर्स देता हूँ, दोनों में आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर। सबसे पहला सोर्स मैं आपको दे रहा हूँ ओल्ड एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ? एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है आर एस शर्मा के नाम से, दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। एनसीईआरटी आपकी क्लास 11th की, ध्यान रखना, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा के नाम से आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ से आप कवर करेंगे आपका एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, अब जब आप इस एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आप इसकी अगर इंडेक्स देखोगे, आप देखो इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये स्टार्ट होगा आपका, सबसे पहले तो आपका इंपॉर्टेंस बताएगा, देन आपका यहाँ पर आप देखोगे स्टोन एज वाला पार्ट, फिर कॉपर फेज वाला पार्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन ऋग्वेद वाला पार्ट, लेटर वैदिक वाला पार्ट। जब भी आप इस पार्ट को रीड करोगे तो एक बार अपने सिलेबस पर ज़रूर जाओगे। सिलेबस पर जब आप जाओगे तो सिलेबस के अंदर देखोगे इस सिलेबस के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे कि कोई अशोक के स्तूपास से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ की कोई लिटरेचर से रिलेटेड कोई बुक है, वहाँ का आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई प्रसिद्ध चीज़ है, तो उसको आप छोटे छोटे नोट्स में तैयार कर लोगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी आपको लिखने में काम करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस एनसीईआरटी के छोटे छोटे नोट्स समराइज फॉर्म में तैयार करोगे। जैसे आप पढ़ रहे हो अशोका के स्तूपा से रिलेटेड, तो आपने सांची के स्तूप के बारे में थोड़ी सी चीज़ लिख ली, क्योंकि 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, सांची के स्तूप के बारे में लिखो। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्ट से रिलेटेड हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, आर्किटेक्चर हो, वहाँ का सिस्टम के बारे में हो, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हो, छोटे छोटे नोट्स बनाओगे। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, वही पढ़नी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको देखने ही देखने हैं। तो पहला सोर्स हो गया आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन रहेगा, एनसीईआरटी क्लास 11th वाली आपकी आर एस शर्मा वाली। अब ये तो थी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री वाली। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है। दूसरी आप देखोगे आपकी जो एनसीईआरटी आती है सतीश चंद्रा के नाम से, ये भी 11th की एनसीईआरटी है, मिडाइवल इंडिया के नाम से। कौन सी एनसीईआरटी है? ये भी आपकी 11th की है। और आपकी जो आर एस शर्मा है, जिसको रामचरण शर्मा के नाम से बोलते हैं, ये भी एंशिएंट इंडिया की है। तो आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हो मिडाइवल इंडिया के लिए। लेकिन फिर एक बात वही बोलूँगा मैं आपको, सेलेक्टिवली ही रीड करना है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो आपको मिडाइवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्रा पढ़ सकते हो। और मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है, मैं आपको मॉडर्न इंडिया के लिए ये एनसीईआरटी भी रिकमेंड नहीं कर रहा। जिन लोगों के पास टाइम है वो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, मॉडर्न इंडिया की बुक आती है राजीव अहिर के नाम से। राजीव अहिर के नाम से मॉडर्न इंडिया की बुक आती है। इसमें 1750 से लेकर आपका इंडिपेंडेंस के बाद तक वाला पार्ट सारा का सारा कवर है। ठीक है, क्योंकि आपका मिडाइवल इंडिया यहाँ से कवर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत 1750 से लेकर आपका इंडिपेंडेंस के बाद तक का पोर्शन आप में कवर मिलेगा मॉडर्न इंडिया के अंदर। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन दोनों काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। मैं दिखा देता हूँ इस बुक के बारे में। देखो, ये तो बुक हो गई आपकी मॉडर्न इंडिया वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, आधुनिक भारत के अंदर।
ये भी एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा की। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर पढ़ लेना जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ। ये वाली बुक है मॉडर्न इंडिया की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजीव अहिर एक आईपीएस थे जिनके द्वारा बुक पब्लिश की गई थी, राजीव अहिर के नाम से बुक है। काफ़ी अच्छा इसमें कवरेज आपको मिलेगा। 1750 से लेकर आपका इंडिपेंडेंस के बाद तक का काफ़ी अच्छा कवरेज आपको मिलेगा। स्पेक्ट्रम बुक्स पब्लिक लिमिटेड के नाम से ये आती है। एक बार ऑथर का नाम जरूर देख लेना, राजीव अहिर आईपीएस के नाम से आती है ये बुक, ठीक है। स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आती है। काफ़ी अच्छी बुक है जो आपका काफ़ी अच्छा कवरेज करेगी। तो हिस्ट्री के अंदर आप क्या करोगे, एंशियंट के लिए तो आर.एस. शर्मा वाली एनसीईआरटी, ठीक है, 11th वाली। मिडाइवल के लिए आप सतीश चंद्रा वाली एनसीईआरटी, और मॉडर्न के लिए आप फॉलो करोगे आपकी राजीव अहिर के नाम से जो बुक आती है, ठीक है। कई लोगों को और भी ज़्यादा पढ़ना हो तो आप इस एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं, बट सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपको स्पेक्ट्रम वाली बुक राजीव अहिर वाली रिकमेंड करूँगा। यहाँ से आपका हिस्ट्री वाला पूरा का पूरा पोर्शन अच्छे से काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, लक्ष्य आप फॉलो करेंगे और जो भी इंग्लिश में अवेलेबल है आपकी राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटीज़, उनके अलावा नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैपिंग वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारी सीरीज़ भी चल रही है मैपिंग वाली, 4 कॉन्टिनेंट हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली। राजस्थान में आप क्वेश्चन देखोगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस के अंदर हो, माउंटेन से रिलेटेड, आपकी जितनी भी स्टेट से रिलेटेड, डेजर्ट से रिलेटेड, वहाँ की नदियों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, मैंने जो जो कवरेज करवाया आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ के माउंटेन्स हो गए, यहाँ की लेक्स हो गई, यहाँ की रिवर्स हो गई, यहाँ के डेजर्ट्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके फिजिकल फीचर्स में कवर होती है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इश्यूज़ आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स वाले पार्ट हैं ये भी आपके एनसीईआरटी से कवर होंगे। तो मैं इसके लिए आपको सोर्स बता देता हूँ जो मैंने कवर किया था। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मेरी मैपिंग वाली सीरीज़ है उसके अंदर हमने जो ओल्ड एनसीईआरटी है, अभी नहीं चलती वो ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो मार्केट में मिल जाती है। ओल्ड एनसीईआरटी आती है लैंड एंड पीपल के नाम से, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, देखो आप देखोगे, इसके लिए सोर्स मैंने बताया है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से कवर करनी है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है लैंड एंड पीपल के नाम से, 6th क्लास से लेकर 8th क्लास की, 6, 7, 8 इन तीनों क्लासेस के तीनों एनसीईआरटी के अंदर आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स कवर है, और इनका कवरेज मैंने मेरी मैपिंग की सीरीज़ में अच्छे से कर दिया है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर इम्प्रूव हो जाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ओल्ड एनसीईआरटी पे जाइए, आपका काम कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर 2 चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो क्लास 6 to 12 की जो आपकी एनसीईआरटी है, ये नई एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पर मैंने ओल्ड के बारे में बात की है, मैंने लिख दिया है। जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ 6 to 12 वाली एनसीईआरटी, और साथ में एक बुक मैंने लिखी है महेश बर्णवाल, ठीक है। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा कवरेज है इस बुक के अंदर भी। तो सबसे पहले आप देखोगे, बुक को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक आती है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो सोर्सेज बता रहा हूँ मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अंदर भी आपको वर्ल्ड वाला पार्ट भी मिल जाएगा, इंडिया वाला पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर सारा का सारा आपको जो सॉइल्स वाला पार्ट है, आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, इकोलॉजी वाला पार्ट, वो भी आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड सारा का सारा पार्ट, साथ में एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो भी इंपॉर्टेंट सबमिट से वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो ये बुक भी आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या कवर करोगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आप क्या कवर करना है, मैपिंग वाली जो सीरीज चल रही है वो आप देख सकते हैं। साथ में लैंड एंड पीपल के एनसीईआरटीज़ का जो हमने कवरेज किया है ताकि आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा आपका इंडिया के लिए आपको क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी, साथ में महेश बर्णवाल बुक, दोनों को साथ में मिलकर पढ़ना ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। इस बुक के अंदर आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ये तो था आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। लक्ष्य राजस्थान का कुछ पोर्शन आपको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए पढ़ना है, साथ में राजस्थान बोर्ड की 9th और 10th की बुक। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। देखो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी का, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगी।
देखो, भारत का भूगोल हमने कवर कर लिया। सिलेबस को जरूर ध्यान रखना है। भारत के भूगोल को जब आप पढ़ोगे तो आपको जितने भी हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल के अंदर आपको आयरन कहाँ पर मिलता है, मैग्नीज कहाँ पर मिलता है, कोयला कहाँ पर मिलता है, खनिज तेल कहाँ पर मिलता है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो जब भी एनसीईआरटी पढ़ें, एक बार सिलेबस को देख लें और देख लें कौन कौन से चैप्टर तो हमें काफ़ी अच्छे से रीड करने हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देना है। जैसे आप देखोगे इंडिया का पूरा जो डिवीज़न है ये आपको 11th की एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी अच्छा कवरेज होगा। 11th के अंदर 2 एनसीईआरटी है, जो आपका इंडिया वाली एनसीईआरटी है एनवायरनमेंट के नाम से, उसके अंदर आपको फिजिकल फीचर्स का काफ़ी अच्छा कवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर रीड करनी है। तो उसके बाद में राजस्थान के भूगोल की बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में क्या मिलेगा, राजस्थान के फिजिकल फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा कि राजस्थान का डिवीज़न आपको बताना है, थार डेजर्ट वाला, आपका वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट, तो पूरा का पूरा डिवीज़न। फिर राजस्थान में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यहाँ की मिट्टियाँ कौन सी है, यहाँ के फॉरेस्ट कौन से हैं, यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ हैं, कौन कौन से मिनरल्स है, जनसंख्या जो हम सेंसस के थ्रू कवर करेंगे। और ध्यान रखना हमारी वेबसाइट पर हम सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दोनों मीडियम को काफ़ी हेल्प होगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश वाले पार्ट को। बुक में बता देता हूँ राजस्थान के भूगोल के लिए जो आपका लक्ष्य है उसी के अंदर आता है, आपका ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री वाला पार्ट भी आपको मिलेगा, साथ में राजस्थान की मैपिंग भी आपको कवर करनी है। राजस्थान की मैपिंग से आपको क्या होगा, आपको आंसर करने में स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी आसानी होगी जब आप राजस्थान की मैपिंग के बारे में अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी ट्राई रहेगा कि राजस्थान की मैपिंग पे भी हम कुछ वीडियोस बनाएं ताकि आपको वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी सबको कवर हो गई। ज्योग्राफी सिंपल है, 3 पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज, लैंड एंड पीपल के नाम से 6 to 8, और साथ में मैपिंग वाला पार्ट जो हमारा चल रहा है। साथ में आप देखोगे इंडिया के लिए 6 to 12 वाली एनसीईआरटी का पार्ट। लेकिन आपको जब पार्ट पढ़ना है तो साथ में अपने सिलेबस को साथ में रखना है। सिलेबस आपका बाइबल है, साथ में होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वहाँ पर पढ़ने हैं। महेश बंडवाल की बुक है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। दोनों उसके अंदर वर्ल्ड और इंडिया का पार्ट कवर है। राजस्थान के अंदर लक्ष्य वाली बुक और राजस्थान में जो मैंने 2 आपको एनसीईआरटीज़ की बुक बताई है वो भी आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आपकी 9th and 10th की राजस्थान का ज्योग्राफी वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो लक्ष्य का पार्ट इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ज्योग्राफी वाला पार्ट, वो भी हम काफ़ी जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो आपकी ये भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं हमारा पॉलिटी वाले पोर्शन पर। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको राजस्थान और यहाँ की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से मिलकर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको कहीं नहीं भागना। सबसे सिंपल सॉर्टेड इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको इंडियन वाला पोर्शन पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन आप सब लोग जानते हैं, हमारी बाइबल एक ही चीज़ है, एम लक्ष्मीकांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एम लक्ष्मीकांत को तो आपको 5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जितनी आप मल्टीपल रीडिंग करोगे उतने ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे यहाँ पर बनेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर तो सबसे अच्छा सोर्स है आपके लिए एम लक्ष्मीकांत वाला। साथ में अब आप बोलोगे सर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस कौन से वाले, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके संविधान में संशोधन से रिलेटेड, संविधान के आर्टिकल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके लिए एक बुक आती है भारत का संविधान के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से, और एक आपका बेयर एक्ट भी आता है जो पीएम बख्शी वाला आता है। तो जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की बुक है ये आपकी, भारत का संविधान। इसमें आपको फैक्ट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको अनुच्छेदों के बारे में और जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी आपके यहाँ पर गलत ना हो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का सबसे सिंपल है एम लक्ष्मीकांत, मीडियम आपको रीड करनी ही करनी है। साथ में आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए ये बुक अवेलेबल हो जाएगी जिसमें अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप रीड कर सकते हो ताकि आपका काम यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। अब जो आप देखोगे ये वाला पोर्शन, आप अगर आपने देखा होगा राजस्थान का जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला पोर्शन है ये आपको किसी भी बुक के अंदर कवर नहीं मिलेगा। कोई भी ऑथेंटिक बुक आपको नहीं मिलेगी जो आपको राजस्थान का पोर्शन अवेलेबल करवा सके। ठीक है, बुक मिलेगी लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, किसी अच्छे वेल नोन पब्लिकेशन की ये बुक नहीं है। तो इसके लिए पूरे के पूरे नोट्स, ठीक है, करंट नॉमिक्स आपको प्रोवाइड करवाएगा। राजस्थान की पॉलिटी के सारे नोट्स आपको कुछ ही दिनों के अंदर हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो जाएंगे। हम चैप्टर वाइज इसको डालने का प्रयास करेंगे ताकि राजस्थान की पॉलिटी के चाहे फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल नोट्स हो, या आपको करंट नॉमिक्स के द्वारा अवेलेबल करवा
करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये लोग हम अवेलेबल करवा देंगे और ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको तो डेफिनेटली हम काफ़ी ब्रॉडली कवर करेंगे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटिका मैंने आपको बता दिया, स्टेट पॉलिटिका आपका सोर्स होगा करंट नॉमिक्स, ठीक है। इसके कोई ऑथेंटिक बुक मुझे नहीं मिली, क्योंकि जब मैंने भी इसका सारा पोर्शन किया था तो डिफरेंट अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग जो हमारी ऑथेंटिक राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है वहीं से सारा का सारा डेटा कलेक्शन मैंने किया था। तो जब वो हमने मेहनत कर ली है तो आप लोगों को बार बार मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हम आप लोगों को ये अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स वाले पार्ट की और इंडियन इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर करनी है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मतलब हमारी, जैसे आप देखोगे जीडीपी के बारे में, जीवीए के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, बैंकिंग्स के बारे में, बजटिंग के बारे में, आपका जो पॉलिसीज़ है, चाहे आपकी फिजिकल पॉलिसी हो, चाहे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो, तो ये बेसिक चीज़ें आपको कवर करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो आपका सोर्स होगा, देखो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर करंट का भी काफ़ी वेटेज होगा। जैसे आपने देखा होगा मानव विकास सूचकांक हम कवर कर चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो करंट वाला पोर्शन तो करंट नॉमिक्स पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। जो अभी तक अवेलेबल नहीं है वो भी आगे आने वाले दिनों में सारा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के लिए देखो एनसीईआरटी आपने देखा होगा, एनसीईआरटी क्लास 11 की भी आती है और 12th की आपको मैक्रो ही पढ़नी है। 12th की एनसीईआरटी कौन सी आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली ही आपको देखनी है। इसमें शायद 6 या 7 ही चैप्टर है, लेकिन हाँ बेसिक्स काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, माइक्रो वाली नहीं पढ़नी। 12th की 2 एनसीईआरटीज़ आपको मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से और माइक्रो वाले से। आपको कौन सी पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, 6-7 चैप्टर है इसके अंदर 12th वाली। और 11th की एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से आती है, वहाँ पर आपको पंचवर्षीय योजनाएं और जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। या बेसिकली हमारा जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, लिबरलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी कम है। यहाँ पर आपको एक तो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और क्लास 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जो आती है, उसमें भी आपको जो सेलेक्टेड पोर्शन है आपका 5 ईयर प्लान्स का, आपके सेक्टर्स का, ये आपको वहाँ पर रीड करना है। उसके अलावा मैं बुक्स भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। आप देखोगे बुक्स के अंदर हिंदी मीडियम की बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम की लाल एंड लाल करके बुक आती है, ठीक है। हिंदी मीडियम की बुक आती है SN लाल और SK लाल की इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक आती है, ठीक है। इस बुक से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन के लिए, इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन के लिए आप रेफ़र कर सकते हो रमेश सिंह। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, लेकिन ये काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, दोबारा बोल रहा हूँ, काफ़ी मोटी बुक है, इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसका सेलेक्टेड पोर्शन आपको रीड करना है जो आपके सिलेबस में है। जैसे बेसिक कंसेप्ट आप देखोगे, आपको पढ़ना है बैंकिंग के बारे में, आपको पढ़ना है नेशनल इनकम के बारे में, आपको बेसिकली जीडीपी के बारे में, जीवीए के बारे में, आपका जो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उसके बारे में, जो राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ हैं, आपका सब्सिडी वाला सिस्टम है, आपका इन्फ्लेशन वाला सिस्टम है। तो आपको टू द पॉइंट इस बुक से रीड करना है। अदरवाइज़ मैं इस बुक को रेफ़र नहीं करता, बट हाँ ये बुक अच्छी है, काफ़ी अच्छी बुक है रमेश सिंह के नाम से, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा रीड नहीं करना है, सेलेक्टिव चैप्टर्स ही आपको यहाँ पर रीड करने होंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले रमेश सिंह को रेफ़र कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले लाल एंड लाल को रेफ़र कर सकते हैं। और आई थिंक अगर इसका एडिशन हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो चुका है, एक बार देखना पड़ेगा, तो आप इसको ही रेफ़र कीजिएगा, ठीक है। और इसके सेलेक्टेड चैप्टर्स आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। और साथ में एनसीईआरटी मैंने आपको बताई, तो आपकी 12th क्लास की तो कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, और 11th क्लास की कौन सी, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बजट वाला पार्ट। जो करंट नॉमिक्स की सीरीज़ अवेलेबल है, 4 पार्ट हमने बजट के अवेलेबल करवाए हुए हैं, वो 4 पार्ट आप अच्छे से देख सकते हो, उनके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। जनसंख्या वाला पोर्शन जो सेंसस वाला पार्ट है, वो भी कुछ ही दिनों में करंट नॉमिक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। तो जनसंख्या मतलब आपका सेक्स रेशियो कितना है, आपका जो लिटरेसी रेट कितनी है, आपका जो फर्टिलिटी रेट कितनी है, आपका वुमन वाला रेशियो कितना है, तो सारा का सारा, चाहे आपका अर्बन पॉपुलेशन का हो, रूरल पॉपुलेशन का हो, सारा का सारा इंडिया और राजस्थान के पर्सपेक्टिव में हम अपलोड इसको कर देंगे। सरकारी योजनाएं जितनी भी राजस्थान में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो भी आपको करंट नॉमिक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट वाला
और यहाँ पर सेंसस वाला और आपका स्कीम्स वाला इकोनॉमिक सर्वे हम अलग से बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो ये तीनों पोर्शन आपको करंट नॉमिक्स पे अवेलेबल हो जाएगा, ये भी आपको रीड करना ही करना है। बजट अवेलेबल है, नोट्स बनाइए अच्छे से और उसको आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। अब जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है इसके लिए अलग से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई भी बुक आप लोगों को नहीं खरीदनी है। इसका 90% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से, गारंटी दे रहा हूँ मैं। राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे आपका सारा का सारा पार्ट और जो कुछ बचा हुआ पार्ट होगा स्कीम्स वगैरह का, वो बजट और राजस्थान की स्कीम्स से हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है। अर्थव्यवस्था का जो पूरा का पूरा आपको परिदृश्य देखने को मिलेगा, सारे के सारे सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जितनी भी परियोजनाएं होगी वो सारा का सारा पोर्शन आपको कहाँ से कवर हो जाएगा। पहली चीज़ राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, दूसरी चीज़ राजस्थान का बजट, तीसरी मैगजीन आती है सुजस, ये राजस्थान गवर्नमेंट के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की जाती है, तो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है राजस्थान की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो आपको करंट नॉमिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एनफ फॉर राजस्थान इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन क्लियर है आपको। इंडिया वर्ल्ड वाला पार्ट आपका दोनों उससे कवर हो जाएगा, रमेश सिंह से और लालन लाल से, प्लस 2 NCERT से। राजस्थान वाला पोर्शन है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सुजस और बेसिकली हमारा जो वीडियोस आपको मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड, यहाँ से आपका सारा पोर्शन हम कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे अब हमारा पार्ट आता है करंट अफेयर्स वाला, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पता है हमारा चैनल करंट नॉमिक्स नाम से ही है, यहाँ पर हम सारा का सारा कवरेज हम आपको डेफिनेटली करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे राजस्थान के करंट अफेयर्स में, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे आपका नेशनल करंट अफेयर्स हो, स्पेशली इन सब चीज़ों को हम अलग से कवर करेंगे। फिर भी मैं कुछ आपको यहाँ पर सजेशंस दे रहा हूँ। आप जो क्रोनोलॉजी की मासिक मैगजीन आती है, हर मंथली मैगजीन आती है राजस्थान की, राजस्थान क्रोनोलॉजी के नाम से मैगजीन आती है, छोटी सी आती है, लगभग आप देखोगे 30-35 पेज की आपको मैगजीन मिलेगी। मंथली मैगजीन आती है राजस्थान क्रोनोलॉजी, ठीक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। साथ में करंट नॉमिक्स चैनल तो आपके लिए है ही, तो आपको सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। न्यूज़पेपर से आपको जो मैंने बोला था कि आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपने बनाए हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसको प्रोवाइड करवाने का आपको प्रयास करेंगे। तो करंट अफेयर्स का तो सारा का सारा कवरेज हम करवा ही देंगे, तो करंट अफेयर्स की आप टेंशन मत लीजिए, चाहे राजस्थान का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे आपका इंडिया का हो, ठीक है। तो ये सारा कवरेज हम करवा ही देंगे। जो हमारे एंड पर है वो डेफिनेटली हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। राजस्थान के रेस्पेक्ट में जितने भी आपने देखा होगा जो पर्सन्स एंड न्यूज़ में होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका एनालिसिस भी मैंने आपको करवाया था, तो ये भी सारा का सारा कवरेज आपको यहाँ पर हो जाएगा। बस आप क्रोनोलॉजी की मासिक मैगजीन को ज़रूर पढ़िए राजस्थान के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इंडिया और वर्ल्ड के लिए कोई सी भी मैगजीन फॉलो करना चाहते हैं तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम सारा कवरेज यहाँ पर डेफिनेटली आपको करवा देंगे। बट फिर भी जिन लोगों को करना है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, तो सब कोचिंग्स की मैगजीन्स आती है, जो भी आपको सही लगे आप वो वहाँ पर डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अब लास्ट पोर्शन आता है, यहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 26 मार्क्स का ये पोर्शन होता है आपके राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब पहली चीज़ तो आप मेरी यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, डरने का बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड है, हमें मैथ्स नहीं आती। काफ़ी सिंपल मैथ्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो जिसको मैथ्स नहीं आती उसको भी 20 में से 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है। 20 में से 15 क्वेश्चन उसकी भी गारंटी है जिसको मैथ्स नहीं आती, और जिसको मैथ्स आती है वो तो पूरे के पूरे 20 करके ही यहाँ पर जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या अप्रोच करनी है, देखो, इसके लिए कोई भी ऐसे आपको नहीं है कि आपको 10 बुक्स के पीछे भागना है, कुछ नहीं भागना। देखो सिंपल सा आपको क्या काम करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आपको ये पोर्शन कवर करना है, सबसे पहले तो आप क्या करना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाना, कम से कम पिछले 13, आपका 16 वाला पार्ट और 18 वाला पार्ट, 3 पेपर्स उठाना। उन पेपर्स को एक बार सोल्व करने की कोशिश करना, टॉपिक्स उन पर नोट करना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, कौन सा क्वेश्चन लेटर सीरीज से है, कौन सा क्वेश्चन ऑड मैन आउट से है, कौन सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मैथ्स में आपका रेशियो प्रोपोर्शन से है, कौन सा परसेंटेज से है, कौन सा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से है, तो उसको नोट करने की कोशिश करना। अब जब आप अपना इसको तैयार करेंगे, इस पोर्शन को आप कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि कोई सी भी आप मैथ्स की बुक उठाएंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, RS अग्रवाल आपने बुक उठा ली, या ठीक है आपके पास किरण पब्लिकेशन की है, किसी भी पब्लिकेशन की आपके पास कोई भी बुक है, कोई इशू नहीं है। अब आप उस बुक को रीड कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि बुक आप स्टार्ट हो गए और
पूरी बुक को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपको मैथ्स करने में मज़ा आ रहा है तो आप मैक्सिमम टाइम यहीं पर डिवोट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है आपको, जैसे आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट की, वहाँ से आप नंबर सिस्टम का चैप्टर उठाएंगे, नंबर सिस्टम के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर के कॉन्सेप्ट कवर हुए, क्वेश्चंस उसके कवर हुए। देन आपको करना क्या है, देन आपको आरएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन उठाने हैं जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। आपको देखना है आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे आपका, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ आपका डेटा एनालिसिस का। आपने देखा होगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं डेटा एनालिसिस के। आपका पाई चार्ट आ जाएगा, लाइन ग्राफ आ जाएगा, बार डायग्राम आ जाएगा। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनके तरीके सीख लेंगे सोल्व करने के। बुक उठाएंगे जहाँ पर आपको लाइन डायग्राम मिल जाएंगे, पाई चार्ट मिल जाएगा, जैसे आपने देखा होगा पाई चार्ट आपको मिल जाते हैं, आपको वेन डायग्राम मिल जाते हैं। तो आप उसके सारे तरीके सीख लेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। उसके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, देन आरएस के पेपर पर आइए, सोल्व करके देखिए सोल्व हो रहा है मतलब आपका वो टॉपिक कवर है। फिर आप सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर चले जाइए, प्रॉफिट लॉस पर चले जाइए, रेशियो प्रोपोर्शन पे चले जाइए, परसेंटेज पे चले जाइए। ऐसे चैप्टर वाइज आप तैयार कर लीजिए। तो पूरी बुक आपको तैयार नहीं करनी, चैप्टर वाइज तैयार करना, कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वेश्चन करोगे, उनको आरएस के पेपर्स में अप्लाई करोगे। रीजनिंग में भी आपको सेम ऐसा ही करना है। नंबर सीरीज मतलब आपको नंबर दे दिया जाएगा, 1 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, 4 के बाद आपको 16 दे दिया। अब आपसे पूछेगा नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नंबर सीरीज़ के हैं, वैसे आपको लेटर सीरीज़ के मिलेंगे। आपको AAA दे दिया, फिर आपको AA दे दिया जाएगा। तो इस टाइप के आपके लेटर सीरीज़ के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको ओड मैन आउट मिलेंगे, 4 दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो आपको उठाने हैं अपनी जो रीजनिंग की बुक्स हैं, नंबर सीरीज़ के, लेटर सीरीज़ के, ओड मैन आउट के, इन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देन आरएस के पेपर पर अप्लाई करना है। तो आपको करना है उन 20 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वही आपको पढ़ने हैं, वही आपके लिए सफिशिएंट है। वैसे ही आपको स्टेटमेंट के केस में करना है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इस टाइप आपको आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और आरएस अग्रवाल की बुक यहाँ से फॉलो करनी है। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो हमारा टारगेट है 120 प्लस का, डेफिनेटली आप लोग अचीव करोगे। तो ये था हमारा बुक लिस्ट जो हमने आरएस प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से बनाई थी। मेंस की हम सेपरेट कवर करेंगे, GS1, GS2, GS3 और GS4 को सेपरेटली हम कवर करेंगे। तो अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस बुक लिस्ट का वो मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।